जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने फिर एक बार यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का पट्ट सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, बहुत शानदार दमदार ये जीएस का पट्ट सेट है और आप लोग करके देखें कि आप लोग कितनी आपकी तैयारी चल रही है और आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। और बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन, आज के पट्ट सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध धर्म की बौद्ध संगति में हीनयान व महायान में विभाजित हो गया था। इसमें पूछा गया है बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगति में हीनयान व महायान में विभाजित हो गया था। ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम, ऑप्शन सेकंड द्वितीय, ऑप्शन थर्ड तृतीय और ऑप्शन फोर्थ चतुर्थ। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है वह हीनयान व महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। अब अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म की जो संगतियां होती हैं वो कुल कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये संगति हैं। इनके अध्यक्ष, इनके स्थान कहाँ हुई, इनके समय राजा कौन थे या शासक कौन थे, शासक या राजा, और इनकी कुछ विशेषताएं, तो हम लोग देखेंगे। अब अगर बात की जाए इनमें, तो इनमें अध्यक्ष, स्थान, शासक और कुछ हम लोग इनकी विशेषताएं देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ये इसका टाइम पीरियड है, आप लोगों को पता होगा, तो ये 383 बीसी। टाइम इधर लिख देता हूं, मैं इनका टाइम इधर लिख देता हूं, यहाँ थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ ये प्रथम जो हुई थी वो 383 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये 283 बीसी, ये 247 बीसी और ये प्रथम शताब्दी। ये कब थी? प्रथम शताब्दी, लगभग 112 ईस्वी में माना जाता है इसको हम लोग, लेकिन प्रथम शताब्दी कह देते हैं। अब यह बात की जाए प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। क्लियर है? उसके बाद यह बात की जाए तो द्वितीय बौद्ध जो संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सुबुकामी। कौन थे? सुबुकामी। क्लियर है ना? तीसरी हुई, उसके अध्यक्ष थे आपके मोगली पित्तुतिस्सु। क्लियर है ना? उसके अलावा चौथी हुई, इसके अध्यक्ष थे आपके, मैं आपको बता दूं, विश्वामित्र। कौन थे? अध्यक्ष विश्वामित्र थे, लेकिन याद रखना इसके उपाध्यक्ष भी थे और वो बहुत पूछे जाते हैं। और इस समिति के जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। क्लियर है ना? याद रखना, जो चौथी बौद्ध संगति हुई उसके अध्यक्ष तो विश्वामित्र हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। स्थान की बात की जाए तो ये राजगृह, ये कहां पर हुई थी? राजगृह की सप्तकोणी गुफा, राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई। क्लियर है ना? सप्तकर्णी गुफा में हुई पहली बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति की बात की जाए तो जो दूसरी बौद्ध संगति हुई वो हुई आपकी वैशाली के बालुका विहार में, वैशाली के बालुका विहार में हुई। तीसरी की बात की जाए तो ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई। कहां हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और यह बात की जाए चौथी बौद्ध संगति तो यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई। कहां हुई? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। क्लियर है ना? कुंडल वन में हुई।
महत्वपूर्ण बात यह है कि शासक कौन कौन था। यह शासक की बात की जाए तो जो पहली हुई उस समय अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था। क्लियर है? उसके अलावा जो दूसरी हुई इसके समय कालाशोक था। कालाशोक शासक था। और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई अशोक था। अशोक उस समय शासक था। और जो चौथी हुई उसके समय कनिष्क शासक था। और यही चौथी बौद्ध संगति थी। इसकी विशेषता यही है कि इसमें यह हीनयान व महायान शाखा में यह बौद्ध जो धर्म था वह विभाजित हो गया। यदि इसकी बात की जाए तो इसकी खासियत यह थी कि इसमें विशेषता यह थी कि आपका विनय पिटक, कौन सा? विनय पिटक और सूत पिटक दोनों की रचना हुई। उसके अलावा दूसरी बौद्ध संगति की बात की जाए तो यह स्थाविर व महासंघिक में विभाजित हो गया। महासंघिक में विभाजित हो गया। तीसरी की यदि विशेषताओं की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं अधधम्म पिटक की रचना हुई। अधधम्म पिटक की रचना हुई। और चौथा आपके सामने है हीनयान महायान शाखाओं में विभाजित हो गया। बच्चों यह क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ऑप्शन फर्स्ट 6, ऑप्शन सेकंड 10, ऑप्शन थर्ड 8 और ऑप्शन 4 12। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। 8 वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य हैं। और वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं उसमें एक है आपका भारतनाट्यम, भारतनाट्यम है। एक है आपका कथक, कथक है। एक है आपका कथकली है, कथकली। उसके अलावा आपका है इसमें मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम है। इसके अलावा यक्षगान है, यक्षगान, यक्षगान है। उसके अलावा कुचिपुड़ी है। उसके अलावा मणिपुरी है। और आपका ओडिसी है, और ओडिसी है। अब आप लोग देखोगे कि भारतनाट्यम की बात की जाए तो ये तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथक की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। कथकली की बात की जाए तो ये केरल का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का ही प्रमुख लोक नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है वर्तमान में। यक्षगान भी कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ये दोनों आपको नाम से लग रहे होंगे। मणिपुरी मणिपुर का है और ओडिसी उड़ीसा का है। क्लियर है ना? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है 8। वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन फर्स्ट है गंगा, ऑप्शन सेकंड नर्मदा, ऑप्शन थर्ड ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन 4 कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है कृष्ण, नर्मदा। क्लियर है ना? नर्मदा ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। अब मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है यह 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और यह विभिन्न राज्यों में बहती है। तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, और मध्य प्रदेश, यह 3 राज्यों में होकर बहती है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसका जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक की मैकाल पर्वत से है। मैकाल पर्वत के
अमरकंटक पहाड़ी से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से है। क्लियर है ना, अमरकंटक पहाड़ी से है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो नर्मदा नदी, नर्मदा जो नदी है, ऐसे समझो कि ये नर्मदा नदी बह रही है, इसके ऊपर और नीचे दो श्रृंखला है। एक है, मैं आपको बता दूं, विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। और नीचे है आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो मेरा कहने का मतलब, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। क्लियर है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पर्वतमालाओं के मध्य बहती है। क्लियर है ना, इनके मध्य बहती है। क्लियर है, ये आपकी नर्मदा नदी है। ये क्या है? आपकी नर्मदा नदी है। क्लियर है ना, ये नर्मदा नदी है और यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के मध्य बहती है। उसके अलावा यह प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी जो जो अरब सागर में जाकर गिरती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। कहने का मतलब यह है कि यह अपना जल विसर्जित कहां करती है? तो याद रखना, ये अपना जल विसर्जित अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है, जो आपकी गोदावरी है वो अरब सागर में जाकर नहीं गिरती है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर है ना सबका, याद रखना। और यही ऐसी नदी है जो ज्वारमुख नद से बहती है। कहां से? यह ज्वारमुख नद से बहती है, ज्वारमुख नद से बहती है। कहने का मतलब यह है कि यह डेल्टा नहीं बनाती है। क्लियर है ना सबका। उसके अलावा ये अरब सागर में भी अगर प्रॉपर देखा जाए तो यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहां पर? खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। क्लियर है ना, खंबात की खाड़ी में जाकर ये अपना जल विसर्जित करती है। अब अगर बात की जाए तो इसकी कुछ सहायक नदी, जैसे इसकी कुछ सहायक नदियों की बात की जाए, सहायक नदी, तो सहायक नदी में दूधी, दूधी, हिरन, उसके अलावा बरना, बरना, बैडयार, बैडयार, बरनेर, बरनेर, ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो पूछी जाती है कि दूधी किसकी सहायक नदी है, हिरन किसकी, बरना, बैडयार, बरनेर, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है जिनेवा, ऑप्शन सेकंड है न्यूयॉर्क, ऑप्शन थर्ड है जकार्ता और ऑप्शन फोर है ब्रुसेल्स। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आसियान को हम लोग ASEAN ऐसे लिखते हैं और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन नेशंस, एशियन नेशंस। मेरा कहने का मतलब यह है कि ए से एसोसिएशन है, एस से साउथ है, ई से ईस्ट है और ए से एशियन और एन से नेशंस है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जकार्ता में। क्लियर है ना सबका। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपके सामने ऑप्शन थर्ड है। लेकिन इसमें जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश, सदस्य देश कितने हैं? वो 10 है। 11 भी लिखा मिल जाएगा, 12 भी, 13 भी, लेकिन 10 इसकी बिल्कुल राइट संख्या है।
लीस्ट तिमोर है जो उसको 11वां कहते हैं, लेकिन याद रखना कि वो जो पार्ट है वो अलग से नहीं था, इसी में वो सम्मिलित माना जाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं जो 10 देश हैं वो उनमें ब्रुनेई, ब्रुनेई, उसके अलावा बर्मा, बर्मा, इसके अलावा यदि बात की जाए तो फिलीपींस, फिलीपींस, मलेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर, थाईलैंड, थाईलैंड, लाओस, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम, और आपका इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया। क्लियर है ना। और यदि बात की जाए तो जो 11वां बताया जाता है वो है लीस्ट तिमोर, लीस्ट तिमोर, याद रखना। वैसे मुख्यतः 10 है और 10 के बाद यदि एक प्लस जो 11वां है तो लीस्ट तिमोर है। क्लियर है ना सबका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। क्लियर है। और अगर बात की जाए तो जैसे ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय, किसका, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। क्लियर है ना, मुख्यालय है। उसके अलावा जब न्यूयॉर्क की बात की जाए तो इसका यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय यू कहां पर है, तो वो है आपके न्यूयॉर्क में। और जिनेवा में तो आप सब लोग जानते हो कि बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक लिखा देता हूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। क्या इसको हम लोग हिंदी में विश्व व्यापार संगठन लिख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतेह किया है। ऑप्शन फर्स्ट है अरबाज खान, ऑप्शन सेकंड है जॉर्ज एवरेस्ट, ऑप्शन थर्ड है कमिरीता शेरपा, ऑप्शन फोर है पसाक दवा शेरपा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है कमिरीता शेरपा। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। यह पहले भी 29वीं बार भी यही इन्होंने, ये कैसे व्यक्ति हैं, इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट 29 बार फतेह की है और यह 30वीं बार इस बार इन्होंने अपना ही पहला रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं आपको बता दूं ये नेपाल के हैं, ये कहां के हैं, नेपाल के हैं। और ये गाइड हैं, ये क्या है, ये गाइड है या मार्गदर्शक हैं। ये क्या है, मार्गदर्शक हैं। और जो विभिन्न सैलानी जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने जाते हैं तो उनको ये गाइड करते हुए उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है कि ऐसा व्यक्ति जो 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, वह जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्लियर है ना। उसके अलावा पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह, आप सब लोग जानते हो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, ये भी क्लियर है ना। और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है ना, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो हाइट भी है वह आप लिख सकते हो, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8,648 या 50, क्लियर है ना, 8,648 या 50 मीटर है। क्लियर है ना, 8,648 या 50 मीटर है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति, तो चढ़ने वाले जो व्यक्ति थे वो थे, एक का नाम था तेंजिंग शेरपा, और दूसरे थे एडमंड हिलेरी। इन दोनों ने ही 1953 में, कब, 1953 में ही माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। क्लियर है ना, कब, 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर
थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू होती है? ऑप्शन फर्स्ट है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सेकंड है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड है कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय, और ऑप्शन फोर है सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है शिक्षा मंत्रालय। जो पीएम पोषण योजना है ना, ये नई नहीं है, ये पुरानी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो पीएम पोषण योजना है इसका जो पूर्व नाम था, पूर्व नाम जो था वो था मिड डे मील, और आप सब लोगों ने सुना होगा मिड डे मील। क्लियर है ना? मिड डे मील थी, और यह शुरुआत इसकी 1995 में यह प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। लेकिन इसका जो नाम था 2021 में मिड डे मील से कर इसका नाम कर दिया गया पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना। क्लियर है ना? या हम लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पोषण योजना। और आप सब लोग जानते हो कि जो मिड डे मील से तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 5 तक, 5वीं क्लास तक या 5 क्लास तक जो बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, और आंगनवाड़ी केंद्रों पर वहां भोजन दिया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। इस योजना को मिड डे मील कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया। और हमारी गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा कि नाम चेंज करने पर काफी जोर दिया है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाउ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है इटली, ऑप्शन सेकंड है जापान, ऑप्शन थर्ड है अमेरिका, और ऑप्शन फोर है इंडोनेशिया। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है इंडोनेशिया। और मैं आपको बता दूं कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना? उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? एक होते हैं, आपको मैं बता दूं, सक्रिय ज्वालामुखी। कौन से होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे होते हैं आपके सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त सुषुप्त ज्वालामुखी। इन्हें डोरमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डोरमेंट, इनको एक्टिव, इनको डोरमेंट। और एक तीसरे होते हैं शांत, एक्सटिंक्ट, शांत या मृत ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी। क्लियर है ना यहां तक सबका? अब मैं आपको बता दूं सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें उद्गार सदैव रहता है, जिनमें उद्गार सदैव होता रहता है, जिनमें उद्गार सदैव होता रहता है, सदैव होता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे होते हैं इनमें उद्गार बहुत समय से नहीं हुआ है, बहुत समय से नहीं हुआ है, समय से नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार की संभावना है, लेकिन भविष्य में उद्गार की संभावना है, लेकिन भविष्य में उद्गार की संभावना है, उद्गार की संभावना है। क्लियर है ना? और संभावना है, याद रखना यही सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी, सबसे हानिकारक या सबसे खतरनाक ज्वालामुखी ये ही होते हैं। क्लियर है ना? ज्वालामुखी ये ही होते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जो ये आपके जो शांत या मृत ज्वालामुखी हैं ये ऐसे होते हैं इनमें ना तो कभी उद्गार हुआ, ना कभी उद्गार हुआ और ना ही उद्गार होगा, और ना ही उद्गार होगा। क्लियर है ना सबका? अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्राकाटोआ है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? क्राकाटोआ सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है?
सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा, एक प्रमुख ज्वालामुखी है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी क्लियर है ना। कोटापैक्सी ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। कैसा है यह? सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्लियर है ना। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कोटापैक्सी, और ये इक्वेडर देश में, किसमें है? इक्वेडोर देश में है। क्लियर है ना। एक आपने सुना होगा स्ट्राम्बोली, एक है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये भूमध्य सागर में। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, ये तो कोटापैक्सी ज्वालामुखी है, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी और कहां स्थित है? इक्वाडोर में। ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्लियर है। भारत में और दो ज्वालामुखी हैं। भारत में एक है आपका बैरन, एक है आपका बैरन, और एक है आपका नारकोंडम, एक है आपका नारकोंडम। बैरन की बात की जाए तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम की बात की जाए तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। और भारत में मैं आपको बता दूं केवल यही दो ज्वालामुखी हैं। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरहुल। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजाति नृत्य उत्सव है? ऑप्शन फर्स्ट है नागालैंड, ऑप्शन सेकंड है झारखंड, ऑप्शन थर्ड है असम, और ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है झारखंड। क्या है? झारखंड। कुछ और प्रमुख लोक नृत्य हैं झारखंड के, उनकी भी मैं चर्चा कर दूं। जैसे यदि बात की जाए तो इसमें एक है आपका सरहुल, तो हो ही गया, सरहुल तो हो ही गया। एक है आपका पायका, पायका है। एक है आपका झुमेटा, कौन सा है? पायका, झुमेटा। उसके अलावा यदि बात की जाए तो झुमेर, झुमेर है। कौन सा है आपका? झुमेर है। पायका, झुमेटा, झुमेर है। और उसकी बात की जाए तो छऊ है, छऊ है। ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो झारखंड से संबंधित हैं। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो इसमें एक है फिरकल, फिरकल। एक है फगुआ, ये भी है फगुआ। तो ये कुछ लोक नृत्य हैं जो झारखंड के। कौन कौन सा है? पायका, झुमेटा, झुमेर। झुमेर तो दो प्रकार का होता है, एक होता है मर्दाना, मर्दाना झुमेर भी होता है, मर्दाना झुमेर। और एक होता है औरताना झुमेर, औरताना या जनानी कहते हैं इसे, जनानी झुमेर। औरताना क्या? इसे कहा जाता है जनानी झुमेर। क्लियर है ना। तो याद रखना कि ये कुछ और लोक नृत्य जो झारखंड से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है अरुण जेटली, ऑप्शन सेकंड राजनाथ, और ऑप्शन थर्ड निर्मला सीतारमण, और ऑप्शन 4 है सुरेश प्रभु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अरुण जेटली। वर्तमान में अरुण जेटली नहीं है, ये स्वर्गवासी हो गए हैं। और मेरा कहने का मतलब यह है कि जो माल एवं कर है, माल एवं सेवा कर को ही जीएसटी कहते हैं। जीएसटी इसकी फुल फॉर्म है गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि माल एवं सेवा कर। जीएसटी की यदि बात की जाए तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2016 के तहत लाए गए, जो 2017 में लागू हुआ, 2017। और बात की जाए तो जो ये जीएसटी था ये लाया गया, और मैं आपको बता दूं उसी समय जीएसटी परिषद की भी स्थापना की गई। क्लियर है ना। जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। इसके लिए इस संविधान संशोधन के तहत ही
अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया था। क्लियर है ना। और 279 ए जीएसटी परिषद से संबंधित है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री होता है। तो जब इसकी स्थापना की गई थी जीएसटी परिषद की, तो उस समय मतलब जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, तो उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे आपके अरुण जेटली साहब। क्लियर है ना, अरुण जेटली साहब थे। और उसी समय ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भी थे। लेकिन यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान में वित्त मंत्री तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण। क्लियर है ना, कौन है, आपकी निर्मला सीतारमण। और अब पूछा जाए कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए निर्मला सीतारमण वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है साइटोलॉजी, ऑप्शन सेकंड है माइकोलॉजी, ऑप्शन थर्ड है पेडोलॉजी और ऑप्शन फोर है फाइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है साइटोलॉजी। याद रखना कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। और आपको मैं बता दूं कुछ और हैं, जैसे माइकोलॉजी की यदि बात की जाए तो ये कवक विज्ञान अध्ययन, ये क्या है, कवक विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। क्लियर है ना। उसके अलावा यदि बात की जाए तो आपका पेडोलॉजी है, ये मृदा विज्ञान का अध्ययन। ये क्या है, मृदा विज्ञान का अध्ययन या मृदा का अध्ययन। मृदा विज्ञान का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी की यदि बात की जाए तो यह शैवाल विज्ञान का अध्ययन, शैवालों या शैवाल विज्ञान का अध्ययन की यदि बात की जाए तो शैवाल विज्ञान अध्ययन या शैवालों का अध्ययन, शैवाल विज्ञान का अध्ययन। क्लियर है ना। अब कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक है एनाटॉमी, एक है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की यदि बात की जाए तो याद रखना ये शरीर की आंतरिक संरचना। क्लियर है ना, ये क्या है, शरीर की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन जो किया जाता है वो एनाटॉमी के द्वारा किया जाता है। एक है आपकी एंथोलॉजी, एक है आपकी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी की बात की जाए तो यह पुष्प विज्ञान अध्ययन, क्या, पुष्प विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथोलॉजी में। पुष्प विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथोलॉजी में किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी ये फल विज्ञान का अध्ययन है। क्लियर है ना, ये क्या है, फल विज्ञान का अध्ययन है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर्नाटक के युद्ध लड़े गए। ऑप्शन फर्स्ट अंग्रेज व पुर्तगालियों के मध्य, ऑप्शन सेकंड अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य, ऑप्शन थर्ड अंग्रेज व हैदराबाद के मध्य और ऑप्शन फोर अंग्रेज व डचों के मध्य। तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक के युद्ध ऑप्शन सेकंड अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए। देख रहे हो ना कितनी मजेदार बात है कि लड़े गए कर्नाटक में और नाम भी कर्नाटक या युद्ध है, लेकिन ये अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे। क्लियर है बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम चर्चा करते हैं कर्नाटक के युद्ध। तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक के युद्ध, 3 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए कर्नाटक के, कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए। कितने, 3 युद्ध लड़े गए, 3 युद्ध कर्नाटक के लड़े गए। पहला मैं आपको बता दूं प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया वो 1746 से और 48 तक लड़ा गया। क्लियर है ना। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वह 1749 से लेकर 1749 से लेकर और 54 तक लड़ा गया। और तृतीय जो कर्नाटक का युद्ध है, तृतीय
कर्नाटक का युद्ध या तृतीय कर्नाटक जो युद्ध है ये 1756 से 63 तक, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। कहीं कहीं तुम्हें 58 से 63 भी लिखा मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ तो ये बहुत पूछा जाता है एक्स-ला-सापेल संधि के तहत। किस एक्स-ला-सापेल संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। उसके अलावा यदि बात की जाए दूसरा युद्ध तो ये पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ, पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। और यदि तीसरी बात की जाए तृतीय कर्नाटक युद्ध तो ये पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। क्लियर है ना, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। याद रखना प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सापेल संधि के तहत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। और मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, कर्नाटक के ये युद्ध जो प्रारंभ हुए थे ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रारंभ हुए थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रारंभ हुए थे। उत्तराधिकारी युद्ध से प्रारंभ हुए थे। उत्तराधिकारी युद्ध से प्रारंभ हुए थे। क्लियर है ना, तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल था। ऑप्शन फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सेकंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन थर्ड रामसर सम्मेलन और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर है ना, क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं आपको बता दूं मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था ये 1987 में हुआ और जो मॉन्ट्रियल नाम है ये कनाडा का एक शहर है। ये शहर का नाम है, क्या है, शहर का नाम है और ये कनाडा में, कहां पर है, कनाडा में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें उन बातों को ध्यान दिया गया जो ओजोन परत को जो गैसें हानि पहुंचा रही हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। क्लियर है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हानिकारक गैस थी मैं आपको बता दूं इसमें CFC का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत महत्वपूर्ण थी, अब तो कई हो गई हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आपके जो इलेक्ट्रिक उपकरण है जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, तो AC में से जो गैस निकलती है वो CFC निकलती है, तो ये काफी हानिकारक रहती है ओजोन परत के लिए। और मैं आपको बता दूं ओजोन परत पर एक छिद्र पाया जाता है और वह छिद्र जो है वह अंटार्कटिका महाद्वीप है। कहां पर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में छिद्र है। क्लियर है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में छिद्र है। क्लियर है ना, छिद्र या छेद है। उसके अलावा ओजोन परत जो है आपकी जो ओजोन परत है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर, समताप मंडल में पाई जाती है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जो ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है और जो ओजोन परत है वह परावैंगनी किरणों को, किनको, परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्लियर है ना, किन किरणों को, तो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्लियर है ना सबका, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्लियर है ना। क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये 1997 में, कब, 1997 में, और यह कार्बन के उत्सर्जन से संबंधित है। यह कार्बन के उत्सर्जन से संबंधित है। क्लियर है ना। और क्योटो भी एक शहर का नाम है, क्योटो भी एक शहर का नाम है और यह जापान का शहर है। ये किसका शहर है, तो यह क्योटो जापान का शहर है। क्लियर है ना, जापान का शहर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि रामसर सम्मेलन की बात की जाए तो ये 1971 में हुआ और रामसर जो सम्मेलन है यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। किससे है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। क्लियर है ना, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। क्लियर है सबका, संबंधित है। और ये रामसर भी एक शहर का नाम है और ये ईरान का शहर था। किसका, ईरान का शहर था।
क्लियर है ना, ईरान का शहर था। और रामसर सम्मेलन या रामसर प्रेस पर भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किया। कब? 1982 में हस्ताक्षर किया। क्लियर है ना, याद रखना। और भारत में वर्तमान में 82 रामसर साइट है। कितनी? वर्तमान में भारत में 82 रामसर साइट है। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऊष्मा की दो इकाई परावर्तित किसके द्वारा होती है? ऑप्शन फर्स्ट है बादलों के द्वारा, ऑप्शन सेकंड है धूलकणों के द्वारा, और ऑप्शन थर्ड है पृथ्वी के हिमक्षेत्र द्वारा, और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पृथ्वी के हिम क्षेत्र के द्वारा। मैं आपको समझा दूं कि पृथ्वी पर जितनी भी हिम, आइस या बर्फ पाई जाती है, उससे ऊष्मा जो सूर्य की किरणें आती हैं उसकी दो इकाई परावर्तित अंतरिक्ष में ही हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसकी जितना भी भाग पृथ्वी पर आता है उसका दो इकाई वह हिम क्षेत्र या पृथ्वी पर जो बर्फ वाला क्षेत्र है उससे परावर्तित हो जाता है, और यही क्वेश्चन में पूछा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं बादलों के द्वारा भी जो परावर्तित किया जाता है वो 27 इकाई है। क्या है? 27 इकाई। और धूल कणों के द्वारा 6 इकाई परावर्तित की जाती है। क्लियर है ना, 6 इकाई। जबकि पृथ्वी के इन क्षेत्रों के द्वारा 2 इकाई परावर्तित की जाती है। और मैं आपको बता दूं इन तीनों को आप जोड़ोगे 27 प्लस 6 प्लस 2 तो ये कितना होगा? 35 इकाई। और याद रखना कि 35 इकाई को क्या कहा जाता है? इसको अल्वीडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अल्वीडो कहा जाता है। अल्वीडो का मतलब यह है कि ऐसी ऊष्मा जो धरातल को छुए बिना अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्वीडो कहते हैं। क्लियर है ना? अल्वीडो क्या है? अल्वीडो प्रकाश या ऊष्मा की वह इकाई, ऊष्मा की वह इकाई जो धरातल को छुए बिना ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अल्वीडो कहते हैं। परावर्तित हो जाती है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बच्चों मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और बच्चों जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? ऑप्शन फर्स्ट है फ्लोरिडा जलधारा, ऑप्शन सेकंड ब्राजील जलधारा, ऑप्शन थर्ड अग्लोहास जलधारा, ऑप्शन फोर है कनारी या कैनारी जलधारा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है कैनारी जलधारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैनारी जलधारा ही ठंडी जलधारा है, बाकी तीनों जलधाराएं हैं जो गर्म जलधारा है। मैं आपको बता दूं ठंडी और गर्म जलधारा का क्या सीन रहता है कि ये पृथ्वी है, आप सब लोग जानते हो ये क्या है? पृथ्वी है। और यदि बात की जाए तो इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरो अक्षांश कहते हैं। और जीरो अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा, या इससे ही हम लोग भूमध्य रेखा, और इसे हम लोग इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। क्या? इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि विषुवत रेखा का जो ये हिस्सा है इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये हिस्सा है इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है यहां तक सबका? अब अगर बात की जाए तो ये फिर आप लोग 1 2 3 फिर 23.5 आता है। 23.5 अक्षांश पर ये कर्क रेखा होती है। 23.5 अक्षांश पर कर्क रेखा या इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 अक्षांश पर एक रेखा होती है, इसे हम लोग
मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी जलधाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की, आप सब लोग जानते हो, ये 90 अक्षांश उत्तरी ध्रुव, ये 90 अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है ना? ये दक्षिणी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव। तो याद रखना, ऐसी जलधाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, किधर चलती हैं? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, इनको हम लोग गर्म जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म जलधाराएं होती हैं। और याद रखना हमेशा, ये दोनों ही गोलार्धों में होगी कंडीशन, इधर भी चलेंगी विषुवत रेखा से, इधर भी चलेंगी तब भी गर्म होंगी। और याद रखना कि ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, ये ठंडी जलधाराएं होती हैं। क्लियर है ना? कैसी होती हैं? ठंडी जलधाराएं होती हैं। क्लियर है सबका? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म जलधाराएं कौन सी होती हैं, तो जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो चलती हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो चलती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं गर्म जलधाराएं। और ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, उन्हें हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। और कैनारी ऐसी ही जलधारा है जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? ऑप्शन फर्स्ट 6, ऑप्शन सेकंड 5, ऑप्शन थर्ड 7 और ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। अब अगर बात की जाए तो प्रारूप समिति की जो स्थापना थी, प्रारूप समिति की जो स्थापना थी 29 अगस्त 1947 को हुई। कब हुई? 29 अगस्त 1947 को हुई। उसके अलावा प्रारूप समिति को ही पांडुलिपि समिति, पांडुलिपि समिति, पांडुलिपि समिति या इसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समिति के जो अध्यक्ष थे, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर है ना? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। अब अन्य जो सदस्य, इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे, अध्यक्ष समेत 7 थे, और इनके अलावा जो 6 सदस्य थे वो देखो, इसमें जो सदस्य थे 6 सदस्य कौन कौन से थे? उसमें पहला नाम है आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्लियर है ना? दूसरे थे एन गोपालन आयंगर, एन गोपालन आयंगर थे। क्लियर है ना? इसके अलावा यदि बात की जाए तो मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला थे। इनके अलावा भी यदि बात की जाए तो के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी थे, के एम मुंशी थे। और याद रखना, ये कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे, कांग्रेस के एकमात्र सदस्य, कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे जो प्रारूप समिति में चुने गए थे। इनके अलावा एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव को मैं आपको बता दूं कि बीएल मित्र की तबीयत खराब हो गई थी। बीएल मित्र, पहले तो बीएल मित्र थे, लेकिन बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो फिर बीएल मित्र की जगह एन माधवराव आए। और एक थे, फिर आपको मैं बता दूं, टीटी कृष्णाचार्य। क्या कौन थे? टीटी कृष्णाचार्य। क्लियर है ना? और कृष्णाचार्य भी आने से पहले इनकी जगह थे डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान थे, लेकिन डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णाचार्य आए। आप लोग देखोगे कि कितने सदस्य हैं? टोटल 6 हैं। क्लियर है ना? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है ना? और इनके अलावा एक थे आपके अध्यक्ष। तो यदि पूछा जाए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे,
तो कुल का आंसर यह रहेगा। यदि पूछा जाए कि अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की जलीय सीमा वाले कितने राज्य हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन सेकंड 7, ऑप्शन थर्ड 6 और ऑप्शन 4 9। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है 9। क्लियर है ना? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 4, यहां लिख देता हूं, प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है ना? 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगर बात की जाए तो जलीय सीमा का मतलब क्या है? जलीय सीमा का मतलब यह है कि ये मान लीजिए कि आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत है। अब आप सब लोगों को पता है कि ये हिस्सा गुजरात का है, ये हिस्सा गुजरात है, फिर यहां से महाराष्ट्र स्टार्ट है, महाराष्ट्र से ही लगा हुआ गोवा है। उसके अलावा फिर यदि बात की जाए तो आपका ये कर्नाटक है और फिर यह बात की जाए तो ये आपका केरल है। क्लियर है ना? फिर इधर देखोगे तो आप ये तमिलनाडु है, ये कौन सा है? तमिलनाडु है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। फिर आप लोग देखोगे तो ये उड़ीसा है और फिर आप फाइनली यहां पहुंचोगे तो ये पश्चिम बंगाल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा आप सब लोगों को पता है कि इधर यदि बात की जाए तो इस साइड में आप सब लोगों को पता है, इस साइड में क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। क्लियर है ना सबका? यहां से यहां तक। उसके अलावा नीचे आप लोग देखोगे तो हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। और इधर आप सब लोग देखोगे तो यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है ना? बंगाल की खाड़ी है। तो कितने राज्यों की जलीय सीमा लगी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो याद रखना कि भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी तट समुद्र से लगे हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि जलीय सीमा से लगने वाले कितने राज्य हैं? तो 9 हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो गुजरात है सबसे अधिक जलीय सीमा वाला राज्य है। सबसे अधिक जलीय सीमा वाला राज्य, सबसे अधिक जलीय सीमा वाला राज्य है। सबसे अधिक जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गुजरात। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो ये तो पहले नंबर पर है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो आपका मैं बता दूं दूसरे नंबर पर है आपका कर्नाटक। कौन है? दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है। फिर तमिलनाडु है, फिर ये चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। ऐसे इनका क्रम है। तो याद रखना, आपको पहला दूसरा याद रखना है। पहले नंबर पर है गुजरात। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे अधिक जलीय सीमाएं हैं? तो वो गुजरात है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है जौनपुर, ऑप्शन सेकंड है आजमगढ़, ऑप्शन थर्ड है गौतम बुद्ध नगर और ऑप्शन 4 है वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है जौनपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जनपद है वो जौनपुर है। तो मैं आपको बता दूं जौनपुर में जो लिंगानुपात है वो 1019 है। कितना है? 1019 है। और आजमगढ़ की यदि बात की जाए तो यह दूसरा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात वाला दूसरा ऐसा राज्य जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 9 से 12 है। क्लियर है ना? कितना है? 9 से 12 है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात, आपका 9 से 2 है। कितना है? 9 से 2 है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे अधिक वाला तो ये हो गया आपका जौनपुर पहले नंबर पर और आजमगढ़ दूसरे नंबर पर। सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद, सबसे कम
लिंगानुपात वाला जनपद, सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद उत्तर प्रदेश का ही, क्लियर है ना, वाला जनपद, क्लियर है ना, कौन सा है, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, क्लियर है ना, गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर का है 851। दूसरे नंबर पर है आपका बागपत, क्लियर है ना, दूसरे नंबर पर कौन है, बागपत, और इसका है 861, क्लियर है ना, याद रखना। और यह 10 की वृद्धि की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वो 2001 से 11 की बात हो रही है, तो कितनी रही, वो 20.2% रही थी, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है, ऑप्शन फर्स्ट 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सेकंड 11वीं अनुसूची, ऑप्शन थर्ड 12वीं अनुसूची, और ऑप्शन 4 9वीं अनुसूची। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 9वीं अनुसूची, क्लियर है ना। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत शामिल किया गया, अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था, क्लियर है ना, के तहत शामिल किया गया या जोड़ा गया, क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए 10वीं अनुसूची, तो यह दल बदल से संबंधित है, किससे, यह दल बदल से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत जोड़ा गया, 85 भी लिखा मिल जाता है, 85-86 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची की बात की जाए, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, किससे, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और इससे यदि बात की जाए तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में मैं आपको बता दूं, जो विषय हैं वो 29 विषय हैं, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। यदि 12वीं अनुसूची की बात की जाए, तो यह नगर पालिकाओं से संबंधित है, किससे है, यह नगर पालिकाओं से संबंधित है, क्लियर है ना, नगर पालिकाओं से संबंधित। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ही शामिल किया गया था। और 12वीं अनुसूची में जो विषय की बात की जाए, तो इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, कितने, 18 विषय हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। बच्चों, मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 में G7 का सम्मेलन कहां होगा, ऑप्शन फर्स्ट इटली, ऑप्शन सेकंड अमेरिका, ऑप्शन थर्ड कनाडा, और ऑप्शन 4 फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड कनाडा। कनाडा में 2025 में G7 शिखर सम्मेलन होगा। मैं आपको बता दूं, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7, क्लियर है ना। यह पहले 8 था, और इसकी जो स्थापना हुई 1975 में हुई, कब हुई, इसकी स्थापना 1975 में हुई। और इसके जो मेंबर कंट्री हैं उनमें आपका है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, अमेरिका और कनाडा, क्लियर है ना, 7 हो गए। मैं आपको बता दूं, रूस भी इसका मेंबर था, रूस पहले इसका मेंबर था, रूस पहले G7 का सदस्य था, G7 का सदस्य था। लेकिन क्या हुआ, 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, क्लियर है ना, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया।
और इसके बाद रूस को इससे हटा दिया गया था। क्लियर है ना? क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को हटा दिया गया था। वर्तमान में G7 के 7 सदस्य हैं और 2024 का जो सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ। कहाँ हुआ? अभी हाल ही में हुआ इटली में, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे। क्लियर बच्चों? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।